सबसे पहले आपको चेताते हैं कोविड के बढ़ते हुए मामलों को लेकर। वो कोविड वार्निंग जो तलवार बनकर हिंदुस्तानियों के ऊपर लटकती नजर आ रही है। कोरोना काल में पहली बार ऐसा हुआ है कि देश में एक ही दिन के अंदर 1 लाख से ज्यादा केस सामने आए हैं। ऐसा पहली वेव के दौरान भी नहीं हुआ था। फिक्र का सबब सिर्फ ये 1 लाख कोविड केस नहीं है, बल्कि डराते हैं 2 कड़वे सच। पहला सच ये कि अब कोरोना संक्रमितों की लिस्ट में भारत जल्द ही ब्राजील को पीछे छोड़कर दूसरे पायदान पर आ सकता है। और दूसरा सच ये कि अब एक्सपर्ट कह रहे हैं कि हालात ऐसे हो चले हैं कि किसी भी दिन देश में 24 घंटों के अंदर 1 लाख से बढ़कर ये केसेस 2 लाख हो जाएंगे। कोरोना अब खा जाएगा, देश ब्राजील से आगे जाएगा। वायरस का अगला घात, केस 2 लाख के पार। अभी 1 लाख के आसपास हम पहुंचे, हो सकता है इससे भी अभी ज्यादा जाए, अभी डबल भी होने की संभावना है। कोविड की गंभीर चोट, वायरस का महाविस्फोट। सरकार सिस्टम में मची खलबली, कोरोना फैलेगा गली गली। इससे सावधानी बरतने की आवश्यकता है और बचाव जितना ज्यादा करेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। यही है कोरोना का वो डर जो एक बार फिर हिंदुस्तान को चारों तरफ से जकड़ता जा रहा है। और इस डर की सबसे पहली वजह है अचानक आई कोरोना केस की सुनामी। 5 अप्रैल को जब लोगों की आंखें नींद से खुली तो कोरोना मीटर देखकर हर किसी के होश उड़ गए। भारत में 24 घंटे के अंदर ही 1,03,588 मामले सामने आए। ये भारत में एक दिन में कोरोना मरीजों का सबसे बड़ा आंकड़ा है। 5 मार्च सुबह के आंकड़ों के साथ भारत में कोरोना के कुल मामले 1,25,00,000 के ऊपर पहुंच गए। इससे पहले डरावना आंकड़ा 17 सितंबर को था, जब कोरोना के मामले एक दिन में यानी 24 घंटे में 97,894 मामले सामने आए थे। लेकिन सितंबर का भी रिकॉर्ड टूटा और अब ये मामले करीब एक दिन में 1,03,000 तक पहुंच गए हैं, जो कि 6,000 केसेस ज़्यादा हैं। जाहिर तौर पर ये काफ़ी डरावने वाला है, क्योंकि मामले जिस तरह से बढ़ रहे हैं ऐसा लगता है कि पिछली बार का रिकॉर्ड तो टूटा ही है और सेकेंड वेव काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होने वाली है। 1 लाख के पार 2 लाख का इंतजार, यही है कोरोना का वो अलर्ट जिसने सबको अंदर तक दहला दिया है। 1 लाख केस सामने आने पर ही सरकार और पब्लिक अलर्ट मोड में है। जरा सोचिए, अगर एक दिन के अंदर 2 लाख केस सामने आए तो क्या होगा। और यह कोरी कल्पना नहीं है। टॉप डॉक्टर्स के मुताबिक अगर कोरोना को अभी नहीं रोका गया तो हालात बद से बदतर होने वाले हैं। इन्फेक्शन तेजी से हो रहा है तो ग्राफ सडन ऊपर जा रहा है। इतनी तेजी से पहले अगर कंपेयर करें पिछले साल तो इतनी तेजी से ग्राफ नहीं जा रहा था, बिकॉज ऑफ रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट। न्यू वेरिएंट जो है काफ़ी तेज गति से जो है लोगों में फैल रहा है, और अगर वह प्रॉब्लम सीवियरिटी भी बढ़ाने लगा तो डेफिनेटली हेल्थ सिस्टम पे इतना लोड हो गया कि शायद हम उसको नहीं झेल पाएंगे। रोजाना 2 लाख केस की चेतावनी के पीछे सॉलिड आंकड़े भी हैं। इन्फेक्शन रेट के पैटर्न को देखा जाए तो वो साफ साफ कह रहा है कि वो दिन दूर नहीं जब 2 लाख केस का डर हकीकत में तब्दील हो जाए। महाराष्ट्र के इन्फेक्शन रेट पर नजर डालिए। 22 मार्च से 28 मार्च के बीच संक्रमण फैलने की दर सिर्फ 3.48% थी, लेकिन अगले ही हफ्ते यानी 29 मार्च से 4 अप्रैल के बीच ये रेट पहुंच गया 46.57%। इसी तरह दिल्ली में मार्च के आखिरी हफ्ते में इन्फेक्शन रेट 125.59% था, जो अप्रैल के हफ्ते में पहुंच गया 203.01%। देश में कोरोना ने इस बार ऐसी रफ्तार पकड़ी है कि अपने पिछले ही रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। 1 लाख से ज़्यादा मामले और 400 से ज़्यादा मौतें बीते 24 घंटे में हुई हैं। वहीं दिल्ली की अगर हम बात करें तो दिल्ली में भी आंकड़ा डराने वाला है, जहां 4,000 से ज़्यादा मामले सामने आए हैं और 21 मौतें हुई हैं। जो आईसीयू बेड्स हैं वेंटिलेटर के बिना, उनको लेकर ज़्यादा चिंता अब जताई जा रही है, क्योंकि वहाँ पर भी दिक्कतें पैदा हो रही हैं। कई प्राइवेट अस्पताल हैं जहाँ पर उनकी संख्या घटती जा रही है या बिल्कुल खत्म हो गई है। 24 मार्च को एक दिन में 53,000 मामले सामने आए। उसके ठीक 11 दिन बाद केस तकरीबन दोगुने यानी 1,03,000 हो गए। अगर इसी रेट पर कोरोना बना रहा तो अगले 1 महीने के अंदर रोजाना 2 लाख केस का अलर्ट गलत नहीं करार दिया जा सकता। कोरोना बढ़ता जाएगा, ब्राजील पीछे छूट जाएगा, यही है वो दूसरा अनुमान जो रातों की नींद उड़ाए हुए है।
27 मार्च से 2 अप्रैल के आंकड़ों को गौर से देखिए। इस दौरान ब्राजील में रोजाना 72,151 केस सामने आए। भारत में यह आंकड़ा 68,969 था, जबकि अमेरिका में 65,753। यानी भारत और ब्राजील के औसत केस में 3,000 से भी कम का फर्क रह गया है। और ये बैरियर कब पार हो जाए कहा नहीं जा सकता। अमेरिका में कोरोना केस बढ़ने की दर नीचे आई है। इसकी वजह है तेजी से वैक्सीनेशन, जिसके चलते अमेरिका के अलग अलग राज्यों में कोविड की चेन टूट रही है। इसी वजह से वैक्सीनेशन करवाने पर सरकार लगातार जोर दे रही है। जैसे हमने लगवाए टीका, जैसे तब लगवाओ, सब लगवाए जब बीमारी नहीं फैले। अगर 118 साल की तुलसीबाई वैक्सीन लगवाकर तंदुरुस्त महसूस कर सकती हैं, तो हम और आप क्यों नहीं? अगर आप भी एलिजिबल हैं, तो वैक्सीन जरूर लगवाइए, क्योंकि कोरोना की सुनामी से लड़ने के लिए अब मास्क और 2 गज की दूरी के साथ वैक्सीन भी जरूरी है। टीम न्यूज़ नेशन। जब वैक्सीन आई तो वो नहीं लगवाई, मास्क हटाया, दूरी घटाई। ये हमारी और आपकी ही लापरवाही है, जिसके चलते एक बार फिर कोरोना ने हिंदुस्तान पर घातक अटैक बोल दिया। हालात ये है कि आसमान छूते कोरोना के मामलों ने हमारे मेडिकल सिस्टम की कमर तोड़ दी है। कहीं ऑक्सीजन की कमी है, तो कहीं बेड नहीं मिल रहे हैं, तो कहीं शमशान में लकड़ियां नहीं है। ऑक्सीजन के लिए अफरा तफरी, हॉस्पिटल बेड के लिए तरसते लोग, एक ही बिस्तर पर 2-2 मरीज। क्यों नहीं मास्क लगाते? सर लग रहा है, लेकिन जब भी अभी कोई परेशानी नहीं है, हमारे में कोई खतरा नहीं है। मास्क घर पे भूल गया, अब लेना पड़ेगा दोबारा। अब लगाएंगे। हवाई नहीं निकलती है बाहर, इसलिए नहीं लगाती। न मास्क न सोशल डिस्टेंसिंग, बस यहीं से हुई उस आफत की शुरुआत जिसने अब गलियों से लेकर अस्पताल तक पूरे सिस्टम को बेहाल कर दिया। लोगों की लापरवाही, वायरस का म्यूटेशन हालात को बद से बदतर बना रहा है। पुणे यानी महाराष्ट्र में कोरोना का हॉटस्पॉट। इस शहर के अस्पतालों पर कोरोना का कहर किस कदर टूटा, ये आपको बताएंगे, लेकिन पहले देखिए पुणे का कोरोना अपडेट। पुणे में पिछले 24 घंटे के अंदर 12,494 नए मामले सामने आए और इसी के साथ पुणे की कोरोना टैली 5,74,829 पर जा पहुंची है। एक दिन में 12,000 से ज्यादा मामले किसी शहर को बोझ तले दबाने के लिए काफी है, और यही पुणे में हो रहा है। पुणे में कोरोना के मरीजों के लिए कुल 432 बेड हैं, जिनमें 55 आईसीयू के लिए हैं। लेकिन मरीजों की तादाद तेजी से बढ़ने की वजह से ऑक्सीजन सपोर्ट वाले बेड मानो उंगलियों पर गिनने लायक बचे हैं। नतीजा हुआ कि ऑक्सीजन सपोर्ट वाले बेड के इंतजार में मरीजों के तीमारदार खड़े रहे। जो अपना इंतजाम कर पा रहा है वो ठीक, बाकी बस अपनी बारी आने की दुआ कर रहे हैं। नागपुर में भी हालात पुणे जैसे ही हैं। लॉकडाउन लगा दिया गया है, लेकिन मरीजों की तादाद कम नहीं हो रही। नागपुर में भी अस्पतालों में कोविड बेड की कमी सामने आई है। मीडिया रिपोर्ट्स में कुछ तस्वीरें शेयर की गई, जिनमें एक ही बेड पर 2-2 मरीज इलाज के लिए लेटे थे। बेड कम हुए, सिस्टम चरमराया तो लोगों के अंदर फैली दहशत बौखलाहट में बदल गई। अस्पतालों में लोग बार बार एक ही सवाल पूछ रहे हैं, बिस्तर के लिए हमारा नंबर कब आएगा? पुणे और नागपुर में जो हो रहा है उसका अंदाजा शायद उद्धव सरकार को भी था, क्योंकि सीएम ने पहले ही चेता दिया था, लोगों ने लापरवाही बरती तो संभलना मुश्किल हो जाएगा, मेडिकल सिस्टम चरमरा जाएगा। अमृतसर, पंजाब में रोजाना औसतन 3,000 केस सामने आ रहे हैं। लुधियाना, जालंधर, होशियारपुर कोरोना के हॉटस्पॉट बन चुके हैं। किसी भी मेडिकल सिस्टम को चोक करने के लिए ये हालात काफी हैं। अमृतसर के अस्पतालों में भी कोविड बेड कम होने शुरू हुए तो सिस्टम ने अलर्ट की घंटी बजाई। रातों रात मीटिंग की जा रही है ताकि कोरोना पीड़ितों को कम से कम अदद इलाज मुहैया हो सके। आइसोलेशन के नोडल अफसर जो हमारे यहाँ डिप्टी मेडिकल कमिश्नर हैं हेल्थ से, वो कोऑर्डिनेट करके ये इंश्योर कर रहे हैं कि एक तो फतेह किट्स है उनको पेशेंट को वेल इन टाइम 24 घंटे में मिल जाए। साथ साथ हमने जो L2 और L3 लेवल की फैसिलिटीज़ हैं हमारी हॉस्पिटल, गवर्नमेंट है प्राइवेट है, उनके साथ भी लगातार राब्ता किया है ताकि वो पेशेंट को वहाँ प्रॉपर ट्रीटमेंट जो मिल सके। 24 घंटे में 1 लाख कोरोना केस के चलते अस्पतालों के हाल बेहाल हो गए हैं। सोचिए क्या होगा जब आशंका के मुताबिक 2 लाख केस रोजाने शुरू हो जाएंगे, जो डर कभी ख्यालों में भी नहीं आया था। ऐसा लग रहा है कि मानो वो हर बढ़ते दिन के साथ हकीकत के करीब आता जा रहा है। टीम न्यूज़ नेशन। तो कोरोना के बाद बात बैटल ऑफ बंगाल की, जहां एक नया दंगल शुरू हो गया है। ये दंगल है दीदी के नाम का। प्रधानमंत्री मोदी ने चुनावी मंच से बार बार दीदी और दीदी क्या कहा, टीएमसी का पूरा खेमा मानो बौखला गया।
पीएम पर सवाल उठाने लगे। चुनाव आयोग से शिकायत का दम भरा गया, लेकिन इस सवाल का जवाब नहीं दिया कि खुद टीएमसी वाले जब अनशन बयान देते हैं तब भाषा की मर्यादा कहां जाती है। दीदी, धमकी और गालियां देने वाली दीदी, दीदी, ओ दीदी। बैटल ऑफ बंगाल में नया सवाल। दीदी ओ दीदी से नाराज हुई टीएमसी। दीदी, ओ दीदी। बंगाल के रण में प्रधानमंत्री मोदी ने सीएम ममता बनर्जी और उनके राज पर सवालों के तीर दागे और बार बार मोदी की जुबान से निकला, दीदी ओ दीदी, दीदी, ओ दीदी। बस यही दीदी ओ दीदी अब टीएमसी को कबूल नहीं हो रहा है। टीएमसी ने सिर्फ इस एक अल्फाज को लेकर भारी भरकम प्रेस कॉन्फ्रेंस को अंजाम दिया। खुद कैबिनेट मंत्री शशि पांजा ने मोर्चा संभाला और दीदी कहना अस्मिता से जोड़ दिया। पीएम मोदी पर सवाल उठाए गए तो सीधे केंद्रीय मंत्री जवाब देने मैदान में उतरे। प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री, इस राज्य के मुख्यमंत्री, जिसको सब बहुत स्नेह से दीदी बोलते हैं, जिस तरीके से, जिस अंदाज में दीदी ओ दीदी, जिस तरीके से दीदी आप कहाँ हैं, दीदी आप सुन रहे हैं ना, ओ दीदी, इस शब्द को इस तरीके से प्रयोग करके दीदी का अपमान करना पश्चिम बंगाल के महिलाओं का अपमान है, देश के महिलाओं का अपमान है। राष्ट्रवाद के लिए मरने मिटने वाले कार्यकर्ता का चरित्र क्या होता है, ये कभी समझ में नहीं आएगा ममता बनर्जी जैसे नेता को। और इसलिए राष्ट्रवाद की इस आंधी में और जय श्री राम की आंधी में वो उड़ती दिख रही है। ये हताशा उन्हें अमर्यादित बोल के लिए मजबूर कर रही है। ये देश का दुर्भाग्य है, लोकतंत्र के लिए खतरनाक भी है। सियासी वार पलटवार चलते रहेंगे, लेकिन एक बड़ा सवाल ये, आखिर ममता बनर्जी को दीदी कह देना टीएमसी को क्यों नहीं पच रहा? क्या बीजेपी के दावों के मुताबिक बढ़त से टीएमसी का खेमा बौखला गया है, जो अब हर बात को मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही है? क्या टीएमसी किसी भी कीमत पर बीजेपी के बड़े नेताओं को बंगाल में कैंपेनिंग से दूर रखना चाहती है? क्या शुवेंदु के दावे के मुताबिक वाकई नंदीग्राम से ऐसे सिग्नल मिल रहे हैं जो दीदी की हार का इशारा कर रहे हैं, और यही टीएमसी के अंदर मची इस अजीब हलचल की वजह है? सवाल सिर्फ चुनावी गुणागणित का नहीं है। टीएमसी अगर पद की गरिमा की दुहाई देना चाहती है तो पहले वो अपने गिरेबान में झांके। क्या अब तक जो दीदी की जुबान से निकला वो सीएम पद की गरिमा की पहचान है? दंगाबाज, लुटेराबाज, गुंडाबाज बीजेपी के एक्टिव वोटर नয়। हम्बा हम्बा, रंबा रंबा, कंबा कंबा, दुम्बा दुम्बा, बुम्बा बुम्बा, बम्बा बम्बा। खुद सीएम ममता बनर्जी विरोधी नेताओं की तुलना जानवरों से कर चुकी हैं। टीएमसी के नेता कभी हाथ पैर तोड़ने तो कभी पाकिस्तान बनाने का दम भरते हैं। कोई माँ का लाल पैदा नहीं हुआ जो ममता से टकराएगा। सारा भारतवर्ष से 30% लोग केंद्र एक कर जाए, चार पाकिस्तान तैयारी होगी। दूध मांगो तो खीर देंगे, अगर बंगाल मांगो तो छीड़ देंगे। अगर टीएमसी को दीदी ओ दीदी पर इतना ऐतराज है तो पद की गरिमा की दलील, भाषा की मर्यादा जैसे मुद्दे उस वक्त कहां काफूर हो जाते हैं जब खुद टीएमसी के बड़े नेता और कार्यकर्ता अपनी हदें भूल जाते हैं। टीम न्यूज नेशन। और आगे बढ़ने से पहले दिखाते हैं वो तस्वीरें जो खबर बन गई। तस्वीर नंबर 1, आयरलैंड में ब्रेक्सिट को लेकर प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच ठन गई। ब्रेक्सिट का विरोध कर रहे लोगों ने पुलिस के ऊपर पेट्रोल बम फेंके और पुलिस थाने में आगजनी की। दरअसल उत्तरी आयरलैंड के लोग ब्रेक्सिट की ट्रेड डील से खुद को अलग रखने की डिमांड कर रहे हैं। तस्वीर नंबर 2, रूस में कोविड के खतरे के बावजूद सालाना पब्लिक रन में 5000 से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया। पिछले 24 घंटों के दौरान रूस में तकरीबन 9000 नए कोरोना केस सामने आए हैं। बावजूद इसके रेस के नाम पर कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया गया। तस्वीर नंबर 3, मुरादाबाद में सड़क पर जरा सा विवाद हाथापाई में बदल गया। दरअसल सड़क पर 2 बाइक सवारों की टक्कर हो गई थी, जिसके बाद एक गुट ने दूसरे बाइक सवार पर दनादन लात घूंसों की बरसात कर दी।
राहगीरों के बीच बचाव के बाद मामला शांत हुआ। टीम न्यूज़ नेशन। और बात करते हैं सबसे बड़े अग्निकांड की, जिसने पहाड़ पर रहने वाले लोगों की मुसीबत बढ़ा दी है। उत्तराखंड के जंगल सुलग रहे हैं। आग इतना विकराल रूप ले चुकी है कि अब आग को बुझाने के लिए इंडियन एयरफोर्स की मदद लेनी पड़ रही है। बहुत परेशानी हो रही है। हवा के चलते काफी आग फैल गई है। देवभूमि में आफत विकराल, हर तरफ आग ही आग। 964 अग्निकांडों का आपातकाल। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। कब बुझेगी आग मुसीबत वाली? उत्तराखंड को इस बार खंड खंड करने निकली है जंगलों की आग। नैनीताल, अल्मोड़ा, टिहरी और पौड़ी गढ़वाल के कुल 40 छोटे बड़े इलाके जंगलों में आग का सामना कर रहे हैं। रविवार तक करीब 62 हेक्टेयर इलाके आग की चपेट में हैं, जिसके चलते वन्य जीवों और पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंचा है। आग के कहर से 24 घंटे में 4 लोग काल के गाल में समा गए। पौड़ी जिले में जहां 338 हेक्टेयर जंगल का इलाका आग की लपटों में घिरा है, तो वहीं अल्मोड़ा के 163 हेक्टेयर में फैले जंगल आग की जद में हैं। ये आग और इसकी तपिश कैसे देवभूमि को दहला रही है, इसकी गवाही तस्वीरें खुद दे रही हैं। सड़क किनारे जंगलों में लगी आग के चलते कई इलाकों में ट्रैफिक पर ब्रेक लग गए हैं। कुछ ऐसे इलाके भी हैं जहां अग्निकांड के डर से लोगों ने पलायन कर दिया है। जहां फायर ब्रिगेड नहीं पहुंच पा रही है, वहां खुद आम आदमी आग की लपटों से दो हाथ कर रहे हैं। पौड़ी गढ़वाल जनपद के श्रीनगर में आप देखिए हाल किस तरह का है। अगर चारों ओर पहाड़ को आप देखेंगे तो इस तरह से सिर्फ आपको धुंध ही धुंध नजर आ रही है। सिर्फ पौड़ी जनपद ही नहीं बल्कि टिहरी में भी यही हाल है। रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, नैनीताल, कई जनपदों में यही हाल है। इसी तरह से चारों ओर आपको धुआं नजर आ रहा है क्योंकि जंगलों में आग धधक रही है। आग ने मुसीबत बढ़ाई तो सरकार भी अलर्ट मोड में आ गई। सीएम तीरथ सिंह रावत ने इमरजेंसी बैठक बुलाई और वन विभाग के सभी अफसरों और कर्मचारियों की छुट्टी रद्द कर दी गई। गृह मंत्री अमित शाह ने आग पर काबू पाने के लिए वायुसेना के 2 हेलीकॉप्टर भेजे। एक हेलीकॉप्टर गोचर में स्टेशन है, जो टिहरी झील और श्रीनगर बांध से पानी भरकर आग बुझाने में जुटा है, तो दूसरा हेलीकॉप्टर हल्द्वानी में है। सरकार एक्शन में है, फायर फाइटर्स भी मोर्चे पर डटे हुए हैं, लेकिन आग का ये रौद्र रूप लोगों को डरा रहा है। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि उत्तराखंड में चीड़ के पेड़ों के बढ़ने से आग लगी है, क्योंकि चीड़ से गिरने वाले बाल और उसके फल अगर आग की चपेट में आते हैं तो तेजी से आग फैलती है। वजह जो भी हो, लेकिन सरकार और सिस्टम पर सवाल उठ रहे हैं। अक्टूबर 2020 में शोले सुलगने शुरू हुए थे। अगर तभी रोकथाम की जाती तो आज देवभूमि यूं इस अग्निकांड की चपेट में नहीं आती। टीम न्यूज़ नेशन। तो उत्तराखंड पर जंगलों की आग आफत बनकर टूट रही है, तो वहीं इंडोनेशिया की अगर बात करें, वहां बाढ़ बर्बादी का सबब बन गई है। इंडोनेशिया में पिछले 4 दिनों से मूसलाधार बरसात हो रही है, जिसके चलते कई इलाकों में नदियों का जलस्तर बढ़ गया है और फिर बाढ़ का ये पानी रिहायशी इलाकों के अंदर घुसता चला गया है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक बाढ़ के चलते 7 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, कई लापता है। इंडोनेशिया में इसे अब तक की सबसे खतरनाक बाढ़ करार दिया जा रहा है। बाढ़ के चलते कई इलाकों में व्यवस्था चरमरा गई है, लोग पलायन करने को मजबूर हैं।